Good morning, student. In last class, we have discussed about force, balance force, unbalanced force, and frictional force. In today's lecture, we will discuss about first law of motion. लास्ट क्लास में हमने रिपीट किया था ऑनलाइन क्लास में कि बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया था कल ऑनलाइन क्लास में कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. इस चैप्टर में आपके दे रखा है कि फर्स्ट लॉ में गैलीलियो का एग्जाम्पल दे रखा है कि गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उसने क्या रिजल्ट्स मिले, और आगे जाके न्यूटन्स ने उन्हीं रिजल्ट्स को दोबारा स्टडी किया और उनका जो फाइनली 3 लॉज ऑफ मोशन दिए. ठीक है, तो उन्हीं 3 लॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी करेंगे. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है या फिर वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, तो वो हमेशा अपने इसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है. लाइक अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की ट्राई करेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑल ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट रिमेन in state of rest of uniform motion in straight line unless compelled to change that state by an applied force. Object is stays in a state of rest or uniform motion until a external force applied to it. जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगा या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू करेगा. ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ कैपेबिलिटी. इनर्शिया इज अ कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट इन एनी चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मतलब इनर्शिया एक एबिलिटी है जो बॉडी खुद की, मतलब बॉडी की ही कैपेबिलिटी होती है जो कि चेंज को, मतलब किसी भी टाइप के चेंज को अपोज करती है. मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम मूव कराने की कोशिश करेंगे तो उसके मूवमेंट को वो अपोज करेगी. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मतलब मूवमेंट है उसके अंदर, अगर हम उसको रेस्ट पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो उस रेस्ट पोजीशन में लाने की स्टेट को अपोज करेगी. ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी. और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है आपका मास पे. जितना ज्यादा हैवी बॉडी होगी उतनी ही ज्यादा इनर्शिया होगी उस बॉडी की. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक मोटर कार है, वो कोई ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है, तो उसमें अगर हम कोई ब्रेक अप्लाई करते हैं, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. वी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज ए ब्रेक फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार. जब तक हम सीट पर बैठे रहते हैं, रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, जब तक कि ड्राइवर कोई ब्रेक अप्लाई नहीं करता, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता. तो ड्राइवर अगर ब्रेक लगाएगा तो बस की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, मतलब कि बस का जो मोशन है वो चेंज होगा. ठीक है, और उस मोशन के चेंज की वजह से हमारी बॉडी में भी कुछ चेंज होने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी बॉडी उस चेंज को रजिस्ट करती है. मतलब अगर सीट पे बैठे तो हम सीट पे बैठे रहने की ही कोशिश करते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई बस है, मान लिया कि कोई बस है, मान लिया कोई बस है, जैसे ये बस मैंने मान ली ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एकदम इसने ब्रेक लगा दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा कि ये बस स्टॉप करेगी, मतलब रुकेगी. ठीक है, तो जो सीट पर बैठा हुआ पर्सन होगा, कोई भी पर्सन अगर सीट पर बैठा है तो वो इसी अपनी सीट पर बैठे हुए की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया. क्योंकि इनर्शिया लगा होता है तो वो अपनी स्टेट को छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा. ठीक है, तो बस अगर रुकेगी तो हम किस तरफ मूव करते हैं, मतलब जैसे कि होता है कि एकदम से अगर बस रुकती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और अगर बस चलना शुरू करती है तो हम पीछे की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बस अगर रुकेगी तो रुकने का मतलब है कि उसको रोक देंगे, तो हमें पीछे की तरफ मूव करना चाहिए.
चाहिए, लेकिन फिर भी हम आगे की तरफ क्यों मूव करते हैं? क्योंकि बस की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है। मतलब बस को रोकने के लिए हमने एक्सेलरेशन दिया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और हमारी बॉडी जानी चाहिए थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी उसी पोजीशन को गेन करने के लिए हमें हमारी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे की तरफ फॉल करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ये इनका रीजन क्या है। तो ये ड्यू टू इनर्शिया हो रहा होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमारा क्या दे रखा है, कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, जैसे आपकी ये एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 9.1। इसमें लिखा हुआ है कि मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। जैसे कि हम जो ये हैं इसके कैरम की जो कॉइन्स हैं, इनको हम लोग ने ऊपर नीचे रखा हुआ है, मतलब एक पोजीशन इनकी सेट कर दी है ऊपर से लेके नीचे तक वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अटेम्प्ट ए शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन और द स्ट्राइकर। इफ द हिट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, द बॉटम कॉइन्स moves out quickly. Once the lowest coin is removed, the inertia of the other coins make them fall vertically on the table. क्या है कि अगर हम वर्टिकली सारी कॉइन्स को इसके ऊपर रखते हैं, कैरम कॉइन्स को, तो क्या होता है कि जैसे लास्ट वाला हमने स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाले के ऊपर स्ट्राइक किया, सबसे नीचे वाले के ऊपर अगर मैंने स्ट्राइक किया, इसके ऊपर मैंने स्ट्राइक किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाके जो सबसे नीचे वाला कॉइन होता है उसको एकदम से रिमूव करता है। तो बहुत हाई फोर्स के साथ हम लोग इसको स्ट्राइक करते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला कैरम कॉइन होता है वो एकदम से रिमूव हो जाता है। जो बाकी के जो कॉइन्स बचते हैं कैरम कॉइन्स, वो वर्टिकल पोजीशन में ही रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि आपका जो इनर्शिया होता है वही रीजन होता है इसका कि जो बाकी के जो कॉइन्स होते हैं वो वर्टिकली ही पोजीशन को गेन करके रखते हैं, मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, क्या एक्टिविटी ही है ऐसे, जैसे कि हमने एक कोई ग्लास ले लिया, उसके ऊपर हमने कोई कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने 5 रुपीज का कॉइन या फिर 1 रुपी का कॉइन रख दिया है। तो हम क्या करेंगे, उस कार्डबोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ऐसे ऐसे करके सिर्फ उस कार्डबोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो इंस्टेंट स्ट्राइक, मतलब इतना फोर्स होना चाहिए कि सिर्फ वो कार्डबोर्ड निकल जाए, उसकी स्पीड, उसकी स्टेट ऑफ वो रेस्ट चेंज हो जाए। तो हम उसको जैसे स्ट्राइक करेंगे तो सिर्फ कार्डबोर्ड निकल के चला जाता है, जो उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ होता है उसको, उनके कॉइन का वो ग्लास में फॉल करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो फॉल करता है ग्लास के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अगर फोर्स इतनी सफिशिएंट नहीं हुई कि सिर्फ कार्डबोर्ड को ही रिमूव कर पाए, तो सम टाइम्स वो वेट पे डिपेंड करता है कि जो कॉइन का इनर्शिया है वो कितना है। अगर वेट ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, दैट मीन्स अगर 5 रुपी का कॉइन रखेंगे तो वो कॉइन ग्लास में गिरेगा। अगर 1 रुपी का कॉइन रखा तो वो कहीं ना कहीं 5 रुपी के कॉइन से हल्का होता है। ठीक है, वेट में हल्का होता है, तो वो क्या करेगा, वो उस कार्डबोर्ड के साथ भी जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके इनर्शिया पर। ठीक है, तो ये इनर्शिया की प्रॉपर्टीज हैं। कुछ एक्टिविटीज और भी दे रखी हैं, और इसमें इनर्शिया और मास का रिलेशनशिप दे रखा है कि इनर्शिया मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनर्शिया मास पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं नेक्स्ट उस क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कस करूंगी।